तो कंपनी अकाउंट्स वन ये हम चैप्टर कर रहे हैं। सबसे पहले देखें कंपनी क्या होता है। कंपनी एक कुछ लोगों की या कुछ पर्सन्स की एक एसोसिएशन है जो कि अपना पैसा टोटल उसमें डालते हैं और कॉमन स्टॉक के लिए और कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है, एक कॉमन सामान खरीदा और कॉमन सामान बेच रहे हैं कुछ लोग मिल करके, उसको कंपनी कह देंगे। कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 20 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हो रही है या इससे संबंधित किसी प्रीवियस लॉ के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हो रही है उसे कंपनी कहा जाएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहली बात तो ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन इसको मानते हैं। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, ठीक है, मतलब आप इसमें बार बार अपना वो ट्रांसफर कर सकते हो। ये नहीं है कि कोई खत्म हो गया तो फर्म खत्म हो गई, जैसा कि पार्टनरशिप फर्म में होता है, वैसा नहीं है, ठीक है। कॉमन सील होती है, मतलब पूरी कंपनी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉमन सील का मतलब ये समझ लो आप। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो कई तरह की होती है। लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर भी होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, वो सब अलग अलग प्रकार की कंपनीज पर डिपेंड करता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, भले ही आपका पैसा उस कंपनी में लगा है बट वो कंपनी का मैनेजमेंट अलग है और आपकी ओनरशिप अलग है, दोनों चीजें अलग अलग मानी जाती हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें संभव है, इसमें इसका लीगल स्टेटस सेपरेट होता है। मेंबरशिप इसमें बहुत बड़ी होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया गया, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 1 लाख का, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम कैपिटल कितना है पेड अप कैपिटल? 5 लाख का, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन आप आई रिक्वेस्ट कि आप चैप्टर देख लीजिए, ये है जीआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 3 यूनिट 3 है कंपनीज अकाउंट 1, इसके बाद कंपनी अकाउंट 2 भी है, ठीक है। ऑल्सो प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कंपनी कितने प्रकार की हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाए। सबसे पहले डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 4 तरह की होती हैं, चार्टेड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी। देखिए सारी कंपनीज आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, अगर आपने ढंग से नाम पढ़ लिया और एक बार रीडिंग मार लिया, वीडियो देख लिया, तो आप एग्जाम में ऑप्शन यू ही टिक कर दोगे, ठीक है। चार्टेड कंपनी का क्या मतलब है? चार्टेड कंपनी का मतलब यह है जब वो कंपनी किसी स्पेशल चार्टर के द्वारा गठित करी गई हो। मतलब चार्टर कौन निकालेगा? कोई किंग या एम्परर या कोई हेड ऑफ द स्टेट। ये इंडिया में ये संभव नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसने इंडिया पर राज किया, ठीक है, या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब हैं चार्टेड कंपनीज, मतलब कि इसके लिए चार्टर निकाला है किसने? किंग या एम्परर या हेड ऑफ द स्टेट ने। फिर स्टैच्यूटरी कंपनी, नाम से क्लियर हो रहा है, स्टैच्यूटरी मतलब कि वैधानिक, मतलब कि ऐसी कंपनी जिसके लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेचर ने कोई एक स्पेशल एक्ट पास किया हो, जैसे कि एलआईसी एक्ट के लिए हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी तरह एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी तरह एयर इंडिया, ये सब क्या है? स्टैच्यूटरी कंपनीज हैं। फिर रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो, किसके? जो भी कंपनीज एक्ट के जो भी वो हैं, क्या नाम है आपके, प्रोविजंस हो उसके द्वारा, जैसे कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या विप्रो हो गई, वीडियोकॉन हो गई, ये सब क्या हो गई? रजिस्टर्ड कंपनीज हो गई। फॉरेन कंपनी क्या है? जैसे फॉरेन बैंक होता है वैसी फॉरेन कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसका कॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हो लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब इंडिया में वो काम कर रही हो, जैसे कि एचएसबीसी यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी देखिए हम बताया 3 तरह की हो गई। पहला क्या हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक हो सकते हैं। पहले तो प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 200 होते हैं, ये शर्त है, पहली शर्त है, ठीक है। दूसरी चीज कहा गया है कि इसमें जो राइट टू ट्रांसफर शेयर है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। और तीसरा कहा गया ये पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकता, मतलब आईपीओ वगैरह नहीं ला सकते बिना परमिशन के। ये प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो गई। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, इसमें जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल के रूप में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे दोनों की मिलकर के हो, तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, बट हिस्सेदारी 51% से ज्यादा होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी समझने के लिए आप पहले सब्सिडरी कंपनी समझिए। ऐसी कंपनी जिसके अंदर में कई सारी कंपनीज आ रही हो, ठीक है, तो जो अंदर में उसकी कंपनी आ रही है वो सब्सिडरी कंपनी है, जो मेन सबसे ऊपर कंपनी होगी उसे क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। एसोसिएट कंपनी क्या है? मतलब ऐसी कंपनी जिसमें अदर मतलब अगली कंपनी पर भी उसका मतलब भर का असर पड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी ना हो। या आपका जॉइंट वेंचर कंपनी समझ सकते हो, ऐसे कई आपने देखा होगा ना, 2 कंपनी मिलकर के आपस में जॉइंट वेंचर कर लेती हैं, तो वो जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी, दोनों में काम अलग अलग है, दोनों जैसे की सब्सिडरी भी नहीं है लेकिन जॉइंट वेंचर लेकर के आ गए। जैसे आपने अक्सर ये इंश्योरेंस सेक्टर में देखा होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जॉइंट वेंचर लाती है बैंक्स के साथ मिलकर के, तो वो क्या हो गया? एसोसिएट कंपनी। जैसे बना दी नई कंपनी बनाई दोनों ने मिलकर के। फिर 1% क्या नाम से
क्लियर है? 1% कंपनी मतलब उसमें सिर्फ उस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा, 1% होगा केवल। सब्सिडरी कंपनी आप लोग को पता है जी, होल्डिंग कंपनी के नीचे जो कंपनीज आ रही हैं उन्हें सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होंगे वो सब होल्डिंग कंपनी द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। जो भी कंट्रोल होगा वो मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल होगा उस पर आधे से ज्यादा कंट्रोल किसका रहेगा? ओवरऑल होल्डिंग कंपनी का रहेगा या अन्य सब्सिडी कंपनी का रहेगा। फिर बात करते हैं कंपनी जो बाय शेयर वाली बात थी, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जिसमें जो इसमें जो मेंबर्स होंगे ऐसी कंपनीज के, उनकी लायबिलिटी वहीं तक फिक्स होगी जहां तक के उनके पास शेयर है। मान लीजिए 100 शेयर है और किसी एक मेंबर के पास अगर 10 शेयर हैं तो उसके ऊपर लायबिलिटी भी 10% की मानी जाएगी, ये मतलब है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मेंबर होगा जो उस कंपनी का, उसके ऊपर जितने की उसने गारंटी ले रखी होगी उतना अमाउंट की उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी। समझ गए? ये गारंटी कहां से निकल करके? ये गारंटी निकल के आएगी उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से निकल करके, ठीक है, कि उसमें उसने क्या कर रखा है, और उतना ही कुछ भी गलत होने पर वो उतना ही अमाउंट पे करेगा जितने की उसने लायबिलिटी ले रखी है। इन कंपनीज को ज्यादातर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज किया जाता है। फिर कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी मेंबर चाहे 10% शेयर हो चाहे 50% शेयर हो, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर हम अब डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप फर्म में और एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, क्या फर्क होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म क्या है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके प्रॉफिट और लॉसेस को म्यूचुअली शेयर करते हुए कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो होगी आपकी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? इसमें पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों के फीचर्स होते हैं, कॉर्पोरेट के फीचर होते हैं और पार्टनरशिप, इसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा गवर्न होता है, और एलएलपी जो है वो एलएलपी एक्ट 2008 के द्वारा गवर्न होता है। पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल है, आप चाहे रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे ना करवाओ, बट अगर आपको किसी को सू करना है या कोई लीगल एक्शन लेना है या आपके खिलाफ किसी को लीगल एक्शन लेना है तो आपका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। आप आपस में मान लीजिए पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए आपको केस करना है तो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन है ऑप्शनल, ठीक है। वैसे आप नहीं करा करके भी अपना काम कर सकते हो। एलएलपी में मैंडेटरी है, उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या है? पार्टनरशिप डीड। एलएलपी में क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, भाई एक पार्टनर के लिए सब एज ए एजेंट काम करते हैं तो सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एलएलपी में जो है जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप करोगे उतनी ही आपकी लायबिलिटी है अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के लिए कहा गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें इंडिविजुअल पार्टनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सॉरी, इंडिविजुअल पार्टनर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्म है वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो एलएलपी है उसमें सू भी कर सकते हैं अपने नाम पर, और सू किया भी जाता है, उनको भी सू किया जा सकता है। लीगल स्टेटस कहा गया है जो पार्टनर्स हैं वो कलेक्टिवली पूरी फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोई इसकी लीगल आइडेंटिटी सेपरेटली कोई नहीं है, लेकिन जो एलएलपी फर्म है उसकी लीगल सेपरेट आइडेंटिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नाम आप रख सकते हो, एलएलपी में कोई भी नाम आप रखोगे लेकिन अंत में उसके एलएलपी लगाना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या एबीसी एलएलपी कंपनी, इस तरह से, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कोई है तो उसमें लास्ट में सफिक्स नाम के अंत में एलएलपी लगाना कंपलसरी है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, एलएलपी में कितने भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में फर्म में कोई भी फर्म जो है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती, एलएलपी में कर सकते हैं। पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, मतलब एक आदमी का मर गया तो पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व, ठीक है, लेकिन एलएलपी में ऐसा होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता रहता है। पार्टनरशिप में अकाउंट्स का जो ऑडिट होना है वो कंपलसरी नहीं होता। एलएलपी के केस में अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख से ऊपर हो जाता है तो फिर ऑडिट अकाउंट्स का करना कंपलसरी हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट की तरह और साथ ही साथ फर्म के भी एजेंट की तरह काम करते हैं। अब एजेंट क्या होता है प्लीज ये मत पूछो, प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है ये प्लीज ये वीडियो आप लोग देख लीजिए करके, ठीक है। लेकिन उसमें जो एलएलपी फर्म है उसमें जो है वो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, एक दूसरे के प्रति वो एजेंट या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, बट इसको हम लोग अपने ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट।